हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग क्या यूपीएससी गेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ रही हूँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की। तो ये यूथ का प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ। सेकंड प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है, जिसमें 70 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। मेन इस इन क्वेश्चंस को कराने का मेरा एम ये है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक उसका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साख नियंत्रण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि परिमाणात्मक नियंत्रण में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर साख नियंत्रण किसका काम होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का होता है। तो दो मेथड रहते हैं, एक परिमाणात्मक होता है और दूसरा चयनात्मक होता है। तो यहाँ पर परिमाणात्मक में क्या शामिल नहीं ये कह रहा है। खुले बाजार की यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं, साख की राशनिंग है, तरल पोषण पात है, बैंक दर की नीति है। तो यहाँ पर कौन सी इसमें शामिल नहीं होती? साख की राशनिंग जो होती है वो आपकी चयनात्मक साख नियंत्रण में आता है, ना कि परिमाणात्मक में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम है, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो ग्रेशम का नियम क्या कहता है? तो ग्रेशम ने जो नियम दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जब बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगर मार्केट में नई करेंसी को लेकर आया जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो करेंसी मार्केट से गायब हो जाती है और चलन में जो मुद्रा रह जाती है वो वही पुरानी मुद्रा ही होती है। पुरानी मुद्रा से कहने का मतलब ये है कि नए नोट जो होते हैं तो उनकी एक आदत भी होती है कि अगर अच्छा नोट होता है तो वो अपने पास रख लेंगे, और जो उनका पुराना नोट होता है, थोड़ा सा गंदा हो गया, कट फट गया, उसको पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यही नियम दिया था ग्रेशम ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता एवं एक विक्रेता होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो बाजार व्यवस्था कौन सी है जिसमें केवल एक ही क्रेता होगा, और यहाँ पर एक ही क्रेता और एक ही विक्रेता, यानी कि कोई और है ही नहीं मार्केट में, खरीदने वाला भी एक है और बेचने वाला भी एक है। पूर्व प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, द्विपक्षीय एकाधिकार। तो यहाँ पर ये कौन सी मार्केट होती है? आपने इसके बारे में थोड़ा कम सुना होगा। पूर्व प्रतियोगिता में आपको पता है कि अनेकों संख्या में विक्रेता और क्रेता होते हैं। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होगा लेकिन क्रेता बहुत से होंगे। एकाधिकारात्मक में क्या होता है, कुछ लोग मिल करके अपने मोनोपोलिस्टिक मार्केट बना लेते हैं। और यहाँ पर द्विपक्षी जो होता है उसमें ये चीज रहती है कि केवल एक ही खरीदने वाला होगा और एक ही बेचने वाला होता है। तो जैसे कि कोई देश दूसरे देश के साथ ये चीज रहती है कि हम उनसे ही खरीदेंगे और वो चीज वो हमसे ही खरीदेंगे, तो वो आपका द्विपक्षी हो जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। शिम्पीटर द्वारा, हले द्वारा, नाइट द्वारा, जेबी क्लार्क द्वारा। तो लाभ का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो दिया था नाइट ने। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? जेके मेहता ने, सैमुअल्सन ने, जारहेक्स ने, एससी पिगू ने। तो इच्छा विहीनता है, यानी कि जब जो अर्थशास्त्र सिद्धांत है उसमें आपके मेनली चार सिद्धांत आते हैं। एक धन का आ जाता है, उसके बाद दूसरा मानव कल्याण का आता है जिससे कि पीगू भी रिलेटेड है, और थर्ड आपका आ जाता है सीमित साधनों में असीमित यानी कि दुर्लभता का सिद्धांत, सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं को कैसे में पूरा करना है, और फोर्थ जो आता है वो इच्छा विहीनता का आता है। तो यहाँ पर जो इच्छा विहीनता का सिद्धांत है वो जेके मेहता ने दिया था। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो करापात होगा। उत्पादक पर, क्रेता पर, विक्रेता पर, फर्म पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मांग वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर होगा, तो वहां पर करापात किस पर होगा, यानी कि कौन कर को चुकाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर कौन होगा? वो उत्पादक होगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, जितनी ज्यादा मांग बेरोजगार होगी उतना ही होगा करापात। उत्पादक पर, क्रेता पर, उपभोक्ता पर, व्यक्ति पर। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा मांग बेरोजगार होगी तो किसके पर ज्यादा जो कर का भार होगा वो पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो वो हो जाता है क्रेता पर। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, हथकरघा या फिर जूट उद्योग। तो भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत ज्यादा प्रचलित है वो लघु उद्योग जो है कौन सा रहेगा? तो आपका हथकरघा उद्योग होगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय योजना संबंधित है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन से, गांव के पेयजल आपूर्ति से, विकलांगों के विकास से। तो अंत्योदय योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन कह रहा है, तो वो आपकी समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से रिलेटेड है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हरित क्रांति नाम संबंधित है कृषि उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, चारा उत्पादन से, औद्योगिक उत्पादन से। तो हरित क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हरित क्रांति अगर विश्व में कहे जाए तो नॉर्मन ई बोरलाग है उसके, जो ये कहा जाए कि इन्वेंट जिसने किया था या जिसको जन्मदाता है, भारत में एस स्वामीनाथन है इसके। दोनों को नाम ही याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर कृषि उत्पादन जो है ये इससे रिलेटेड है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। दुग्ध उत्पादन किससे है, ये आपकी श्वेत क्रांति से रिलेटेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है, अमेरिकी योजना, चीनी योजना, सोवियत या फिर ब्रिटिश योजना। तो किसकी देश की योजना प्रणाली पर आधारित है, तो वो हो जाएगा सोवियत योजना जो थी उस पर। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है, अनाज की कम आपूर्ति, पोषक भोजन की कमी, अनाज की अधिक कीमत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम आज के टाइम में बात की जाए तो खाद्यान्न समस्या का मुख्य कारण, क्योंकि भारत हम जो है इस टाइम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है, तो हमारे यहाँ अनाज की कोई आपूर्ति की कमी नहीं है, यहाँ पर आपूर्ति बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन मेन क्या प्रॉब्लम है कि कीमत यहाँ पर अधिक है, इस वजह से समस्या उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी, मुद्रा की दूरदर्शिता मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी, बॉन्ड की कीमत तथा ब्याज की दर में संबंध प्रत्यक्ष सीधा है। तो यहाँ पर जो कीन्स ने ब्याज का सिद्धांत दिया था, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि मुद्रा की सट्टा मांग घटती है अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच होती है तो वह रेंगती स्फीति है, दौड़ती स्फीति है, चलती है या फिर अति स्फीति है। तो मुद्रास्फीति होता क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है जब मार्केट में क्या होगा कि मुद्रा बहुत अधिक फैल जाती है, उससे इसकी जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, परचेसिंग पावर होती है, वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब वो गिर करके 10 से 20% के बीच में आ जाएगी, तो वहां पर उसे किस तरह की मुद्रास्फीति माना जाएगा, तो वो आपकी दौड़ती स्फीति कहलाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीति की स्थिति में ऋणी फायदे में होगा, नुकसान में, कोई प्रभाव नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो वहां पर ऋणी की क्या सिचुएशन होगी, यानी कि जो लोन लेगा उसकी क्या सिचुएशन होगी, तो फायदे में रहता है, उसको लाभ पहुंचेगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक है मार्केट में, तो जिससे कि क्या है उसको इजीली लोन मिल जाना है, जिस वजह से जो लोन का दर होगा, ब्याज दर होगी वो कम होगी, इसलिए क्या होगा, वो फायदे में रहेगा। नेक्स्ट है कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है आय पर, जनसंख्या पर, रुचि आदतें, प्रवृत्ति पर, उपयुक्त सभी पर। तो उपभोग मांग जो होती है, कीन्स ने जो प्रतिपादित की थी, वो किस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आय भी, जनसंख्या भी, रुचि आदतें और प्रवृत्ति भी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बृहत मुद्रा ब्रॉड मनी क्या होती है, M1, M3, M2 या फिर M4। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक है उसने 1977 में ये जो अलग अलग तरह की M1, M2, M3, M4 जो थी मुद्रा जो थी बताई थी, जिसमें कि आपके सिक्के भी आ जाते हैं, करेंसी नोट्स आते हैं, जो बैंक में जमा मुद्राएं हैं कॉमर्शियल बैंक में या फिर जो रिजर्व बैंक में जो है बैंकों की जमा मुद्राएं हैं, वो सारी चीजों को शामिल करके अलग अलग उन्होंने M1, M3 बनाई थी। तो जो ब्रॉड मनी की बात करी गई थी वो कौन सी इसमें से रहती है, तो ऑप्शन डी वाला, यानी कि M4 जो होती है उसमें सभी तरह की चीजों को शामिल कर लिया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ए कुरियन है, लाल बहादुर शास्त्री, M.S. स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया था आपको कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, M.S. स्वामीनाथन थे। विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, अगर भारत में पूछता है तो M.S. स्वामीनाथन रहेंगे। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कौन सा है, 1911, 1921, 1931, 1951। तो 1921 जो वर्ष है उसके बाद से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही गई है, तो उसी को ही महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नीति 1949 के अध्यक्ष थे, BKRV राव, PC महाबलोनेस थे, DR कार्डियल थे या फिर KC पंत।
तो राष्ट्रीय आय समिति 1949 जो थे उसके अध्यक्ष रहेंगे पीसी मावलोनिस। जो आप लोग की द्वितीय योजना रही थी उसके भी कौन मेन थे निर्माता या बनाने वाले, वो भी पीसी मावलोनिस ही रहेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन्स हैं, पिगू हैं, कीन्स हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो बुक है उसके राइटर कौन है ये आपसे पूछ रहा है। कौन है उसके राइटर? कीन्स हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? चाय उत्पादन से, सब्जी से, समुद्री से, वनस्पति सघनता से। तो जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? तो वो आपका समुद्री उत्पादन से है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। थोड़ा सा उससे भी आपका जैसे हरित क्रांति है वो कृषि से रिलेटेड हो गई आपकी। तिलहन क्रांति है तो कौन सी क्रांति? पीली क्रांति कहलाती है। जो दुग्ध उत्पादन है वो आपकी कौन सी होती है? श्वेत क्रांति कहलाती है। इसी तरह नीली क्रांति जो है वो क्या हो जाएगी? समुद्री। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। राजकीय नियंत्रण में कमी, श्रम विभाजन, विदेशी सहयोग, मांग एवं पूर्ति की परस्पर शक्ति। तो यहाँ पर जो एडम स्मिथ थे स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु उन्होंने किसको माना था? तो उन्होंने जो केंद्र बिंदु माना है वो श्रम विभाजन को माना है। एक आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। एडम स्मिथ क्या कहलाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। इन्होंने किस तरह की डिफिनेशंस दी हैं? जो धन संबंधी हैं, यानी कि वेल्थ डिफिनेशंस जो दी हैं अर्थशास्त्र की वो एडम स्मिथ के द्वारा ही दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस जिसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसकी देन है? आयात निर्यात नीति 2002-2007 को, सरकारी नीति को, नई आर्थिक नीति को, मौद्रिक नीति को। तो यहाँ पर सेस किसकी देन है? यानी कि जो जो भी व्यापार या जो भी काम सेस के अंडर में उसमें किए जाते हैं तो वहाँ पर उनको पूरी तरह से क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि निर्यात कर दिया जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी उनको सुविधाएँ मिलती हैं जैसे कि टैक्स ना लगना है या फिर कस्टम ड्यूटी से छूट मिलती है। तो इसीलिए उसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर किसकी देन है? किस तरह की नीति की? तो वो नई आर्थिक नीति की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, केरल में। तो सबसे कम दर किसमें है? तो वो हो जाएगा आपका केरल में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो आज की वीडियो में 95 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब जितने क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट पार्ट इसका जो आएगा वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं आप। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ तो उनको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।